लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक महिला की उसी के घर में दिन दहाड़े हत्या कर। कौन थी ये महिला और इतनी बेरहमी से इस महिला की हत्या किसने की? सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है और खासकर अकेली रहने वाली महिलाएं ऐसे खतरनाक अपराधियों के लिए आसान शिकार साबित होती हैं। ये महिला खून से लथपथ अपने घर में पड़ी थी और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। क्या ये हत्या इस महिला के किसी परिचित ने की थी या फिर हत्यारा कोई अनजान शख्स था? और क्या था इस हत्या का मकसद? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ महीनों पीछे। लो, अमिता बिटिया भी आ गई। रखो बेटा। अरे बस अमिता बेटा, बस हो गया, अब बैठ जाओ। आजा बेटा। लीजिए, खाइए। बस बस। हाँ तो अमिता, खाना वाना तो बनाना आता है ना तुम्हें? तो क्या है ना, हमारे देवर जी को खाना खाने का बहुत शौक है। उनको हर रोज खाने में देसी विदेशी चीजें लगती है, तो पकाना वगैरह तो आता है ना तुम्हें? हमारी अमिता बिटिया तो सब कुछ बना लेती है। अब देखिए ना, ये समोसे भी इसी ने बनाए हैं। क्यों जी? सो तो है जी नहीं, मैं शादी से पहले आप सबसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मुझे हिंदुस्तानी खाना बनाना आता है, लेकिन इसके सिवा मुझे और कुछ बनाना नहीं आता। हमारी अमिता बिटिया में यही तो एक अच्छा गुण है, जो भी कुछ है सच सच बता देती है, कुछ झूठ नहीं बोलती है। क्यों जी? और समझदार। अरुण, कैसी लगी अमिता? अरे भाभी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा ये। हम है ना, तो आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? क्या भाभी आप भी। वैसे देवर जी, एक बात कहें, आपसे जिस भी लड़की की शादी होगी ना, किस्मत की बहुत धनी होगी। ओफो, देखिए ना देवर जी, हमारा फोन आ गया, हमें 2 मिनट दीजिए। हाँ, हम वापस आते हैं। हेलो हेलो। हाँ, नहीं 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 नहीं, हमसे ये नेटवर्किंग का काम बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो आप हमसे 30,000 रुपया मांग रहे हैं शुरुआत में। हाँ, 30,000। और फिर हमको हर महीने लोग भी तो जोड़ने पड़ेंगे। कैसे कर पाएंगे हम ये सब? हाँ ठीक है। भाभी, आप ये किसी को मना मत कीजिए। आपको पैसे चाहिए, हम है ना आपको पैसे देने के लिए। नहीं नहीं देवर जी, अब तो हमेशा ही हमें पैसे देते हैं, इस बार हम नहीं ले सकते। अभी तो क्या हो गया, मुझे पता है कि इस टाइम भैया कुछ ज्यादा कमाते नहीं है और ऊपर से आप भी काम ढूंढने की इतनी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में कोई काम आ रहा है तो उसे मना मत कीजिए। मैं आपके लिए अभी एटीएम जाता हूँ तो पैसे लेकर आता हूँ। अरे बहुरिया, तुम आज अचानक ये सेवा? माँ जी, अपने सास की सेवा करना तो हर बहू का धर्म होता है। अच्छा अच्छा, रहने दे। नहीं नहीं, हमें आपकी सेवा करने दीजिए। तो माँ जी, हम क्या सोच रहे थे ना, वो हमारी चचेरी बहन है ना गुड़िया,
कि देवर जी के लिए वो एकदम सही रहेगी, तो क्यों ना हम देवर जी की शादी की बात उससे करें। अब ये सब बात करने में कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे अभी 1 घंटा पहले ही हमने अमृता के घर वालों को शादी के लिए फोन पे हाँ कह दिया है। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। वैसे माँ जी एक बात कहें आपसे, वो अमिता है ना, वो दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर ना हमें बहुत तेज मालूम होती है। और अपना अरुण, वो तो कितना सीधा है। अरे तभी तो जोड़ी अच्छी रहेगी। वो कहते हैं ना, मियाँ बीबी दोनों में से एक का तेज होना सही है। और वैसे भी पंडित जी से बात करके अगले महीने शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है हमने। अरे 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 अरे, सबर रखिए देवर जी, आज आपको हम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे। देवरानी जी से मिलना है तो चलिए, नेक लाइए 10,000 रुपए। क्यों? एक सेकंड 10,000 रुपए? भाभी जी ऐसा मत कीजिए, 10,000 तो बहुत ज्यादा है। इतनी प्यारी देवरानी भी तो दे रहे हैं और 10,000 नहीं दे सकते आप? चलिए जल्दी दीजिए, तब तक हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला। भाभी जी एक काम करते हैं, 5,000 में निपटा लेते हैं ना, आपकी ना मेरी। भैया निकालो 5,000 रुपए देती है। 5,000 मेरे पास है। अरे आपको दिए थे ना अभी। अरे हाँ यार। सोनिया बेहद चालाक महिला थी। वो जानती थी कि उसका देवर अरुण अपने बड़े भाई अनिकेत यानी सोनिया के पति से भावनात्मक रूप से काफी जुड़ा हुआ था। अनिकेत बेरोजगार था और अपने पति की इसी कमी का फायदा उठाकर सोनिया अपने देवर अरुण से पैसे लेती रहती थी। लेकिन घर में तेज तर्रार अमिता के देवरानी बनकर आने से सोनिया के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती थी, इस बात का अंदाजा सोनिया को अच्छी तरह से था। लिहाजा उसने अरुण की शादी अपनी चचेरी बहन से करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी यह चाल सफल नहीं हो पाई। सोनिया की चालाकियों के सामने अमिता की सच्चाई टिक पाएगी? अब क्या नया मोड़ आने वाला था इस परिवार की जिंदगी में? अरे ये क्या कर रही हो तुम? देवरानी जी थोड़ा संभाल के, अगर अभी मैं नहीं होती और तुम जल जाती तो ध्यान रखो अपना। करो करो काम करो। अरे अरे रे रे, ये क्या कर रही हो तुम? भूल गई क्या? देवर जी को खाने में मिर्ची जरा भी पसंद नहीं है। सच कहें तो इस घर में माँ जी को छोड़ के सबको सिर्फ शुद्ध देसी घी में बनी हुई दाल और सब्जी ही पसंद है। और देवर जी है ना, उनको तूर और लौकी छोड़ के। भाभी ये सब पता है हमें। सगाई के बाद अरुण जी से फोन पे बात होती थी हमारी। और रही एक मिर्च की बात, तो 1 मिर्च से सब्जी तीखी नहीं बनेगी। बहुत दिनों के बाद आज इतना अच्छा खाना खाया। मन खुश हो गया छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर। ये लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये ले लो, शगुन है तुम्हारा। खूब खुश रहो, जुग जुग जियो।
अमिता, ये मेरी तरफ से। अरे भैया, अरे रखो ना। ले लो, भैया बहुत प्यार से दे रहे हैं। थैंक यू। और बताओ क्या क्या आता है तुम्हें बनाना? हाँ, खीर भी बनाती हूँ। आप, मुझे अगली बार खीर खानी है, मुझे खीर बहुत पसंद है। देवर जी, आप तो जानते ही हैं कि हमने नेटवर्किंग का नया काम शुरू किया है। तो इस महीने के आखिर तक हमें हमारे नेटवर्क में 2 और लोगों को शामिल करना है। क्या करें, कंपनी ने टारगेट जो दिया है। आप अपने कंपनी में बात कीजिए ना, शायद हमारी कुछ मदद हो, प्लीज। भाभी, जब हमारे घर में नया मेंबर जुड़ गया है तो आपको बाहर मेंबर ढूंढने की क्या जरूरत है? अमिता है ना आपकी नई मेंबर। और रही बात पैसों की, तो मैं आपको भी दे देता हूँ। पर देवर जी, एक बार देवरानी जी से भी तो पूछ लीजिए कि उनको इस नेटवर्किंग के बिजनेस में इंटरेस्ट है भी या नहीं। अरे भाभी, इसमें अमिता को पूछने की क्या जरूरत है? आई एम श्योर अमिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमिता, मैं अभी आपका चेक लेके आता हूँ। ये लीजिए भाभी, अमिता की मेंबरशिप फीस। धन्यवाद। अरुण, आपकी सैलरी तो 60,000 है ना, जिसमें से हर महीने आप 10,000 माजी को देते हैं। बचे हुए 20,000 घर खर्च में चले जाते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल। मान लेते हैं कि यहाँ वहाँ के खर्चे में 15,000 चले गए, लेकिन फिर भी महीने का 15,000 तो बचना चाहिए ना। आपकी पासबुक में तो सिर्फ 3-4 हज़ार दिखा रहा है, बाकी के पैसे कहाँ गए? तुम्हें तो पता है मैं जो भी कमाता हूँ सारा घर पे लगा देता हूँ, और बीच बीच में भाभी को ही पैसे की जरूरत पड़ी है तो उन्हें भी दिए। अगर भाभी को जरूरत पड़ती है तो वो अपने पति से लें। तुम्हें तो पता ही है अमिता, भैया कुछ ज्यादा नहीं कमाते हैं। तो नहीं कमाते हैं तो सारी जिंदगी उनका बोझा हम ढोएंगे। अमिता प्लीज, इस घर के साथ साथ भैया और भाभी की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर बीच बीच में उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर देता हूँ तो इसमें क्या गलत है? तो सारी जिंदगी आपको उनकी जिम्मेदारी उठानी थी, फिर आपने हमसे शादी क्यों की? आपको हमारा भी परिवार पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? अमिता, भाभी, जो 30,000 नेटवर्किंग की मेंबरशिप के लिए आपको दिए थे, उसके पेपर्स मुझे चाहिए। क्यों? क्या करोगे तुम उन पेपर का? हम हैं ना तुम्हारे लिए। भाभी, मुझे बस वो पेपर्स चाहिए। क्या हुआ? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें हम पे? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आप बस पेपर्स दे दीजिए। जब बहस नहीं करना चाहती तो इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? जाओ आराम करो। मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपसे सिर्फ अपने पेपर्स मांग रही हूँ। भाभी, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे पैसे खा गए? क्या बच्चों जैसी हरकत लगा रखी तुम दोनों ने? हम कहते हैं चुप हो जाओ। आपको क्या लगता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है? जिस तरह आप चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे पति को लूट रही हैं, बस बहुत हो गया। अब नहीं, जो करना था आप कर चुकी हैं, अब और नहीं, क्योंकि अब
मैं आ गई। तुम इस घर में आए दिन ही कितने हुए हैं? तुम जिस दिन से इस घर में आई हो ना, इस घर में फूट डालना चालू कर दिया है। बाहर से तो कितनी सुंदर लगती हो, पर अंदर से बिल्कुल कोयला हो, कोयला। आपको जो लगे सो लगे, मेरी बला से। जो आप ये अच्छे बनने का ढोंग कर रही है ना, ठीक नहीं है। मुझे सब समझ आता है, और आप जैसे लोगों को मैं ठीक से संभाल भी सकती हूँ, समझी? आप देखिए ना माँ जी, इस घर में यही सुनना बाकी था हमारे लिए। कहते हैं चुप हो जाओ दोनों। ये क्या उटपटांग बातें लगा रखी है तुम लोगों ने? अमिता एक बेहद समझदार महिला थी और वो सोनिया की हर चालाकी को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अब उसे अपने और अपने पति के भविष्य की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जिस चालाकी से सोनिया उसके पति के पैसे हड़पती रहती थी, उसकी वजह से उसके और उसके पति के पास अपने लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसे लगा अगर वो सोनिया की चालाकियों को उसी के सामने उजागर कर देगी तो सोनिया समझ जाएगी कि अब उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। पैसा अक्सर लोगों के बीच मतभेद का कारण बनता है। पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना तो अपने आप में अपराध है ही, लेकिन जब ये गलत तरीके उजागर होते हैं तो कभी कभी अंजाम अपराध की सारी हदें पार कर जाता है। छोटी बहू, घर में दो दो चाकू है, फिर ये नया चाकू किस लिए? उमा जी, पुराने चाकू से ठीक से कट नहीं रहा था। सुनिए जी, सुनिए ना। अरे बोलो ना। ये अमिता जब से इस घर के अंदर आई है ना, हमारा सुख, चैन, शांति सब उसने छीन लिया है। कभी कभी तो हमारे जी में आता है कि हम उसको मार दें। तो मार दो, लेकिन सोच लेना, शादी के बाद 7 साल में घर की बहू को कुछ होता है ना तो सभी ससुराल वालों को जेल में जाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर हमारी शादी को तो सिर्फ 3 साल हुए हैं ना? मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पढ़िए पढ़िए। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही है? मुझसे कह दिया होता, मैं चाय बना देती। ये कोई बात नहीं बेटा, तुम नहा रही थी इसलिए सोचा कि हम खुद ही बना लें। अच्छा ठीक है, हमें बताइए हम नाश्ते में क्या बनाएं आपके लिए? जो तुम्हारा मन करे बना लो। मैं आपके लिए हलवा बनाती हूँ। हाँ बना लो। माँ जी, ये देखिए, ये घी के डब्बे को किसने ताला लगाया? ताला किसने लगाया? हमने। ताला हमने लगाया, और शुक्र कीजिए कि सिर्फ घी के डब्बे पे लगाया, सारे सामान पर नहीं। इसमें क्या हीरे जवाहरात है जिसमें ताला लगाया है? मेरे पति की कमाई पे आपने बहुत मालपुए उड़ा दिए। अगर आप घी खाना है ना तो खुद खरीदिए और खुद खाइए। क्या हो भाभी, आप रो क्यों रही हो? क्या किया भैया ने? भैया के वजह से नहीं, आपके बीवी के वजह से। आपको पता है उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? देवर जी, आज के बाद हम आपकी कमाई का कुछ नहीं खाएंगे। अब तो सिर्फ घी के डब्बे को ताला लगा है, आगे भगवान ही जाने
और किस किस चीज पे वो अमिता ताला लगवाएगी? अभी मैं अमिता से बात करता हूँ, आप प्लीज रोइए मत। बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। आज के बाद हम आपके कमाई से कुछ नहीं खाएंगे। मर जाए तो बहुत अच्छा है। अरुण, आप भाभी को समझा दीजिए, अगर उन्हें इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना, नहीं तो अपना इंतजाम और कहीं कर लें, और नहीं तो आप मुझे कहीं लेके और चलिए। बेटा, छोटी बहू ठीक ही कह रही है। रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है तो उसको लेके अलग हो जा। माँ, अब आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसे थोड़ी कोई अलग होता है। ठीक कह रही हो बेटा, इसी में सबकी भलाई है। नहीं माँ, ऐसा नहीं होता है। जिद मत कर, मान ले मेरी बात। अरुण और उसकी मां मंजू ने दोनों बहुओं का झगड़ा सुलझाने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ये झगड़ा सुलझने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। लिहाजा मां के समझाने पर अरुण अमिता को लेकर लखनऊ के गोमती नगर वाले घर में रहने चला गया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। जब भी दो लोगों के बीच कोई समस्या आती है तो उसे ठंडे दिमाग से सुलझाना चाहिए, ना कि बात को बढ़ाकर झगड़े का रूप देना चाहिए। ये सभी जानते हैं, लेकिन पैसों के लालच ने दोनों महिलाओं की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी थी कि दोनों ही अपनी बात पर अड़ी हुई थी। मां के कहने पर अमिता और अरुण अलग तो हो गए थे, लेकिन क्या ये दूरियां इस झगड़े को मिटा पाएंगी? सुनीता, लाश को पोस्टमार्टम मिल गई। अच्छा, आपने बताया कि आज आपने दिन भर में कम से कम 12 बार अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं उठाया। जो कि मेरे ख्याल से घर से आपका ऑफिस कोई खास दूर नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगा कि उसने मेरा फोन इसलिए नहीं उठाया कि मुझसे नाराज थी। नाराज? अमिता हमारी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अपनी पुलिस की नौकरी में ऐसे हजारों बहाने मैं सुन चुका हूँ। बेफालतू के नाटक बंद कर, समझे ना? सुनीता, इसको ले चलो थाने। थोड़ी अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो सब सच बाहर आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये किसी का खून नहीं कर सकता। ये सच बोल रहा है। अमिता सोनिया को पसंद नहीं करती थी और सोनिया अमिता ये बिल्कुल निर्दोष है साहब। अगर निर्दोष होगा तो अपने आप छूट जाएगा, चिंता मत कीजिए। ले चलो इसको। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी सासू माँ को बिल्कुल गलत नहीं मानते। आज उनका अपना बेटा खुद की बीवी के कत्ल के जुर्म में फंस चुका है, तो जाहिर सी बात है ना, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी बहू पे भी इल्जाम लगा सकती है। ये सच नहीं है, क्योंकि दरअसल आप चाहती नहीं थी कि अरुण की शादी अमिता से हो। Am I right? हाँ, ये सच है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद इन दोनों की शादी हो गई, पर हकीकत तो ये है कि आज तक माँ जी को अमिता के उस सच के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके बारे में हमें पता है। कैसा सच? सच तो ये है कि हमारे घरेलू झगड़े बस बहाने थे। अमिता तो हम सबसे जानबूझ के अलग होना चाहती थी, और इसका कारण था अमिता का वो प्रेमी, जिससे वो हम सबके होते हुए नहीं मिल सकती थी। लेकिन आपको कैसे मालूम कि अमिता का बाहर कुछ चल रहा है? मेरा मतलब चक्कर वगैरह। सर, एक्चुअली वो जब हम लोगों से अलग, उसके कुछ हफ्तों बाद हम उससे एक दिन दोपहर को मिलने गए थे, और तब
लड़का कौन था ये? मेरा दूर का रिश्तेदार। अच्छा, तुम्हारी शादी में तो नहीं देखा मैंने। हाँ, उस वक्त बाहर गया हुआ था। देवर जी, आप ना हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। हमने तो जो देखा सो बता रहे हैं आपको। आप अपनी बीवी पे थोड़ा नजर रखिएगा। उस वक्त देवर जी को देख के ऐसा लगा कि उनको हमारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उनको सच्चाई का पता चल गया था कि वो लड़का और कोई नहीं था, वो अमिता का प्रेमी था, जिसके साथ उसका शादी के पहले चक्कर चल रहा था। क्यों? झूठ क्यों बोला तुमने? जबकि सच तो यह है कि तुम्हारी बीवी से तुम्हारे झगड़े की वजह तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी वाइफ का प्रेमी था। सर, मेरा यकीन मानिए, हमें लगा अगर हम आपको वो सब बताएंगे तो आप हम पे ही शक करेंगे। लेकिन शक तो अब और बढ़ गया जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी वाइफ के प्रेमी के बारे में तुमको बताया। तुमने अमृता से पूछा नहीं? पूछा था सर। अमिता ने कहा उसका कोई दूर का रिश्तेदार है। और एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो अमिता ने दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। वाह। अमिता जी, हमारी बात तो सुनिए। अमिता जी कहाँ जा रही हैं आप? हमारी बात तो सुन लीजिए पवन, एक मैं बोल रही बारी। हूँ, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। कहाँ जा? अरुण, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरुण, कौन है तू? तूने मेरी बीवी का हाथ कैसे पकड़ा? अमिता, कौन है ये आदमी? बता दीजिए इन्हें कौन है। हम निकल यहाँ से। निकल। चले तो जाते हैं, पर याद रखिएगा हम वापस फिर आएंगे। ये तुम्हारी बीवी से पहले तुम्हारी प्रेमिका है। क्या बकवास कर रही है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? हमारा विश्वास कीजिए। हाँ, हमने आपसे झूठ बोला था कि हम डर गए थे। हमें लगा शायद आप हमारा विश्वास नहीं करेंगे। ये लड़का हमारी शादी से पहले से पीछे पड़ा हुआ है और अब पता नहीं कहाँ से वापस आ गया। हमारा विश्वास कीजिए, हम बहुत डर गए थे। मेरा विश्वास करो। उस दिन उसने हमसे पहली बार झूठ बोला था सर, और आज सुबह हमारी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि तुम्हारी बीवी तुमसे झूठ बोल रही थी? कैसे? काम वाली बाई ने बताया सर कि वो पवन लड़का अक्सर घर में आया जाया करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमिता झूठ कैसे बोल सकती है। अरुण और सोनिया के बयान के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि अमिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद अरुण ने ही की है। लेकिन क्या वाकई अरुण अपनी पत्नी का हत्यारा था, या फिर इस हत्याकांड से जुड़ा कोई और राज अब भी सामने आना बाकी था? दूसरी ओर सोनिया की सास को पूरा यकीन था कि उनकी छोटी बहू अमिता की हत्या उनकी बड़ी बहू सोनिया ने ही की है, और उनके पास इस यकीन की वजह भी थी। सोनिया शुरू से ही अमिता से नफरत करती थी, और अमिता और अरुण के अलग हो जाने के बाद तो उसकी ये नफरत और भी बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस को जो भी सबूत नजर आ रहे थे वो सब अरुण को ही कातिल ठहरा रहे थे। और अब इस केस के साथ एक और शख्स का नाम जुड़ गया था, पवन। कौन था ये पवन, और अमिता ने पवन के बारे में कौन सा राज अरुण से छिपाए रखा था? क्या इसी राज ने अरुण को कातिल बना दिया था? कहीं पवन का सच जानने के बाद गुस्से में तो अरुण ने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं कर दिया था? अमिता के कत्ल की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। हाँ साहब, हमने एक बार नहीं कई बार अनीता मैडम और उसके प्रेमी को साथ साथ देखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने वो दोनों क्या बातें करते थे? साहब, हमारे सामने तो वो लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि ये ना समझ पाए कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। जिस दिन अमिता की हत्या हुई, क्या उस दिन भी उसका प्रेमी आया था? हाँ साहब, आया था। उस दिन दोपहर में जब हम अपना काम खत्म करके अमिता मैडम के घर से निकले तो थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मैं मेरा छाता तो वहीं भूल आई हूँ। और जब आधे घंटे बाद हम अमिता मैडम के घर के बाहर पहुँचे तो घर के अंदर से अमिता मैडम और उनके प्रेमी की झगड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बोलो, बोल दो, डरो नहीं। अमिता मैडम बस यही कह रही थी कि नहीं, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। फिर जब हमने उनके घर की घंटी बजाई
तो अमिता मैडम ही दरवाजा खोलने आई थी और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हमने देखा कि उनके सर पे हल्की सी चोट लगी हुई थी। सुनीता, एक काम करो, ये अमिता के प्रेमी का पता लगाओ और उसके प्रेमी का नंबर अमिता के मोबाइल में मिल जाएगा। जी सर। देवर जी, पानी। बहू, माफ कर देना हमें, हमने कितना गलत समझा था तुम्हें। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो हमारा फर्ज था। भाभी आपके कंगन कहाँ है? देवर जी, आपकी जमानत के लिए ऊपर से नीचे तक सबको पैसे खिलाने पड़े और कर ही क्या सकते थे हम। आपने हमारे लिए अपने कंगन बेच दिए? बेचे नहीं है, बस गिरवी रखे। भाभी, हम आपको भी पैसे देते हैं, आप प्लीज जाकर अपने कंगन लेके आइए। नहीं देवर जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। से भी अमिता की वजह से माँ जी को यही लगता है कि हम पैसे के भूखी हैं। वैसे भी हमारा भगवान जानता है कि हम कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटा, तुम्हें तो इनके हालात पता ही है। अगर वो तुमसे पैसे नहीं ले रही है तो तुम ही जाके कंगन छुड़ा लाओ ना। हाँ माँ, भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैं खुद जाकर उनके कंगन छुड़ा के लाऊंगा। हाँ बेटा। अरे अरुण बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। वो सोनिया भाभी ने जो अपने कंगन गिरवी रखे हैं उनको छुड़वाना है। सोनिया भाभी ने अपना कंगन वॉश करने के लिए दिया था, पॉलिश करने के लिए, गिरवी नहीं रखा था। एक मिनट, ये देखो बिल, ये बिल उसी हिसाब से बना है। जी शुक्रिया। थैंक यू। बेटा, समझ में नहीं आ रहा है, सोनिया ने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? हमने भी हमेशा भाभी की बड़ी बहन की तरह सहायता करी है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। माँ, इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने आपसे, और माँ वो अभी घर पर भी नहीं है। माँ, मैं उन्हें अभी फोन लगाता हूँ। नहीं बेटा, फोन मत कर उसे। सोनिया ने जिस तरह से अरुण को कत्ल जैसे गंभीर आरोप से बचाया, उससे अरुण और उसकी मां दोनों ही सोनिया के बेहद एहसानमंद हो गए। साथ ही अमिता और पवन के रिश्ते की बात सामने आने से अब उनकी नजरों में अमिता भी गलत साबित हो गई थी। लेकिन जब सोनिया के कंगन वाला झूठ उनके सामने आया तो वो हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर सोनिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। क्या एक बार फिर से सोनिया ने पैसों के लिए यह चालाकी की थी और वो अरुण की जमानत कराकर घर वालों की नजरों में महान बनना चाहती थी, या फिर इस झूठ के पीछे कोई और ही राज था? अरुण ने तय कर लिया था कि इस बार वो अपनी भाभी सोनिया पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेगा और सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। तो क्या अरुण की कोशिशों की बदौलत सोनिया के किसी खतरनाक राज से पर्दा उठने वाला था?
खाना कहाँ है हमारा? लेके आए हैं हम। और कितने दिन तक हमें ऐसे छुप के रहना पड़ेगा? सुनो, बस 1-2 दिन की बात है, फिर चले जाना जम्मू। टिकट हम करवा देंगे। और हमारे पैसे? पैसे भी मिल जाएंगे। ये लो, घुसो। ये पकड़ो। और पैसे नहीं दिए ना, हम तुम्हें खा जाएंगे। बड़े आए खाने वाले। चलते हैं। अरे शर्मा जी, वो आलमबाग वाले केस की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। व्हाट? इंस्पेक्टर साहब, चलिए मेरे साथ। मैंने देखा उसको, सोनिया को और पवन को। प्लीज चलिए। क्या हौलदार को बोलो गल नहीं कर। चलो सारा सच उगल दो, नहीं तो हमें सच उगलवाना बहुत अच्छे से आता। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए। तुम्हारा विश्वास करो, हमारी भलाई इसी में है कि सारा सच उगल दो, वरना कोई और है जिससे मैं सारा सच उगलवा लूंगा। बुलाओ उसको। माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। हमने ही अमिता को मारा। क्यों मारा? जब अमिता शादी करके इस घर में आई, उसके बाद हमें उसने एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। खुद तो लड़ झगड़ के अलग हो गई और बड़े से मकान में ऐश रहने लग गई, और इसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया। तो ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ था। जब हमें पवन के बारे में पता चला कि वो शादी से पहले ही अमिता को चाहता था, हमने उसका पता लगा के उसे कांटेक्ट किया। तुम्हें समझ में तो आ गया है ना कि तुम्हें क्या करना है? ये लो उसका पता और काम पे लग जाओ। पता तो मिल गया हमें, पर हमें इस काम के पैसे कब मिलेंगे? पैसे भी मिल जाएंगे, पहले काम तो खत्म करो। इसके बाद पवन ने हमारे कहने पे उसके घर जाना शुरू कर दिया। पवन जब उस दिन उसके घर गया तो हम भी वहां पहुंच गए। अमिता ने अपने झूठ कहा कि पवन उसका रिश्तेदार है। हम समझ गए कि अमिता हमारे जाल में फंसने वाली है, और फिर हमने उसकी नौकरानी को अपने साथ मिला लिया। फिर हमने उसकी नौकरानी को कहा कि वो जाके देवर जी से कहे कि जब वो घर के बाहर निकल जाते हैं तो उनके पीछे से वो लड़का अमिता से मिलने घर में आता है। हमको लगा कि देवर जी अमिता को चरित्रहीन समझ के घर के बाहर निकाल देंगे, छोड़ देंगे उसे, और फिर से हमारे घर में आके रहने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमें फिर से पैसे मिलने लग जाएंगे और हम देवर जी के पैसों पे ऐश कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन जब हम अमिता के घर गए थे और अमिता ने नौकरानी की और हमारी सारी बातें सुन ली,
तुम्हारी मैडम कहाँ है? मैडम तो बाथरूम में, पर आप यहाँ ऊपर कैसे आ गई? अच्छा सुनो, तुमने देवर जी को बताया कि उनके घर से बाहर निकलने के बाद वो लड़का अमिता से मिलने आता है? बताया था, सुनकर गुस्सा दिखा रहे थे। अच्छा है ना? भाभी, ये सब आपका किया कराया था? इस हद तक गिर जाएंगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम भी इसमें शामिल थी? रुक जाओ तुम दोनों, मैं अभी अरुण को फोन करके बताती हूँ। रुको। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मैडम जी को मार दिया। ये क्या किया आपने? तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, वरना तुम फंसोगी। अभी तक वो सारी बातें पता चल गई थी और वो फोन करके देवर जी को बताने जा रही थी और हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसे मार डाला उसे हमने। तुम्हारे इस लालच ने एक हंसते खेलते परिवार को नर्क बना दिया। लानत है तुम पर। पैसों के लालच में सोनिया इस कदर अंधी हो गई कि उसने अमिता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच डाली और जब अमिता के सामने उसका भेद खुला तब उसने उसकी जान ही ले ली। लालच है ही ऐसी बला जो इंसान से उसकी सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता छीन लेती है और यही सोनिया के साथ हुआ। सोनिया, उसके साथी पवन और अमिता के घर काम करने वाली महिला रुक्मणी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर लखनऊ सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला। पवन को अमिता को परेशान करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। रुक्मणी को पुलिस को गुमराह करने के लिए सेक्शन 203 के तहत 2 साल कैद की सजा हुई और सोनिया को अमिता की हत्या के अपराध में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर सोनिया और अमिता ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती तो शायद आज अमिता जीवित होती। सोनिया अपनी देवरानी से जीतना चाहती थी और उसकी इसी घटिया सोच ने उसे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। तो सावधान रहिए अपने अंदर छिपे लालच और अहम के दानवों से। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान